हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुशबू एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्पादक प्रायोजनाएं। उत्पादक प्रायोजनाएं का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्पादक प्रयोजनाएं मतलब होता है किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है और उसे कार्यान्वित किया जाता है, उसे उत्पादक प्रयोजनाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में बालक। प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है? बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा को सीखता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन कथन संगत नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। और डी कह रहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें कि कौन सा कथन संगत नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रवण का, अर्थात सुनने का। भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ कहाँ शुरू हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका में। अमेरिका में दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन का प्रकार है। तो मौन वाचन का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वैयक्तिक वाचन। अच्छा दोस्तों, वैयक्तिक वाचन का अर्थ क्या होता है? तो इसको भी समझिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखित भाग का वाचन करना ही वैयक्तिक वाचन कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्देश्य कथन। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रक्रिया का अंग उद्देश्य कथन नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिरेक विधि। दोस्तों, व्यतिरेकी का अर्थ होता है पहली भाषा और सीखी जाने वाली दूसरी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण, यानी तुलना किया जाता है उनके समान और असमान तत्वों में। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है 5 से 10 विद्यार्थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है और इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। तो ये सभी चीजें वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं।
अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। तो व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यापक। अगला प्रश्न है आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सुरभि किसी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो, तो आप उसे, तो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है बोलते समय इस ओर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। सी कह रहा है त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। और डी कह रहा है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। यदि एक बच्ची जो कि सुरभि नाम है उसका, अगर उसको त बोलने में कठिनाई हो रही है, उसको अधिक बार त की आवृत्ति बोलने में वह कठिनाई अनुभव कर रही है। तो अगला प्रश्न है निगमन विधि में छात्र, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है अर्थ ग्रहण के कौशल में विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, समाचार वाचन। समाचार वाचन अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी हिंदी की पेडागॉजी की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।